भारत के जाने माने लेखक, साहित्यकार एवं अनुवादक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति का गहन एवं विस्तृत अध्ययन एवं अनुसंधान करने वाले डॉक्टर महेंद्र मिश्रा उड़ीसा सरकार में बहुभाषिक शिक्षा में 20 साल तक राज्य समन्वयक के रूप में काम कर चुके हैं। उड़ीसा की 11 आदिवासी भाषाओं में बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाने और उन भाषाओं को माध्यम के रूप में विकसित करने का काम भी कर रहे हैं। 2500 स्कूलों में लगभग 4500 शिक्षकों को भाषा के आधार पर उड़ीसा सरकार में चयनित करवाने का काम भी उन्होंने किया है और उड़ीसा में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उड़ीसा एशियन कंट्री में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में सबसे आगे है, जिनके नींव में महेंद्र मिश्रा का योगदान रहा है। डॉक्टर मिश्रा जी कई जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा को 1999 में उड़ीसा राज्य का साहित्य पुरस्कार, 2009 में मध्य प्रदेश शासन के वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। संप्रति डॉक्टर मिश्रा आदिवासी शिक्षा में लोक साहित्य तथा भाषा के उपयोग प्रयोजना में व्यस्त है। जो लोग कहते हैं कि आदिवासी भाषा में पढ़ाने से क्या होगा, उन लोगों को किसने ये बताया, ये सबसे बड़ी बात है। भारत एक बहुभाषिक देश है और क्लासरूम एक भाषिक हो जाने से क्या होगा। अगर गांव बहुभाषिक है और क्लास केवल एक भाषिक होगा और उसी भाषा को अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो इन दैट केस बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता नष्ट होगी, उसके बारे में पालकों का या जो पेरेंट्स को मालूम नहीं है। जो कौन सी भाषा में अपना दुनिया को देखते हैं, बच्चों स्पेनिश में या जर्मनी में या इंग्लिश में अपनी भाषा दुनिया को देखते हैं या अपनी भाषा में दुनिया को देखते हैं। तो अगर बच्चों को एक दूसरी भाषा में बात करने के लिए हम उसको मजबूर करेंगे, उसको दो चीज नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं मिलेगा और उसको अर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कोई इंग्लिश में घर में बातचीत नहीं करते हैं, समाज भी इंग्लिश में बातचीत नहीं करता। उल्टा हमारे भारतीय समाज में 3-4 भाषा एक आदमी जानता है और इंग्लिश में 2-4 शब्द लगा सकता है, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस हमारे टीचर्स लोग को पूछने से भी हड़बड़ा जाएंगे। भारत के प्राइमरी टीचर इंग्लिश पढ़ाने की सबसे बड़ा दिक्कत उनका है कि वो खुद इंग्लिश ठीक से नहीं जानते। जो शिक्षित लोग हैं, जिसके पास पैसा है, इंग्लिश मीडियम भेजने की हिम्मत रखते हैं, उनका भी एक भ्रम है कि इंग्लिश में पढ़ाने से हमारा बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, साहिब बनेगा। तो ये एक भ्रम है। और जो करोड़ों बच्चे जो हैं, उनका अगर बौद्धिक हत्या होता है अपने पर्यावरण से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा को, अपने विचार को रख नहीं पा रहे हैं, तो जो अपनी भाषा में अपने विचार नहीं रख पा रहा है, अपनी दुनिया की जो संसाधन है उसको समझ नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो गांव और स्कूल की जो विचार और भाषा और ज्ञान ये अलग होने के कारण स्कूल को ऐसा एक जगह माना गया जहां की गांव के लोगों का ज्ञान और भाषा नहीं आना चाहिए। गांव के लोगों को भीतर भी एक आइडिया हुआ कि जो पढ़ने लिखने के लिए केवल जो सरकार जो भाषा कहा है उसको ही पढ़ना चाहिए, बाकी दूसरी भाषा बात भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इंग्लैंड की कुछ 10-12 कहानी को आप गुजराती के कोई डांगी भाषा में या कोई राठवा भाषा में अनुवाद कर देने से वहां राठवा कल्चर नहीं आएगा। राठवा भाषा आ सकता है लेकिन राठवा कल्चर नहीं आएगा। और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में भाषा और संस्कृति दोनों को समान मान्यता दिया जाता है। राठवा अपने ज्ञान को कैसे समझता है? हो सकता है कि एक जानवर को और एक चिड़िया को और एक पेड़ को राठवा समाज जो वैल्यूज देता है वो वैल्यू हो सकता है कि गुजराती संस्कृति में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आदिवासी भाषा में पढ़ाने से क्या होगा, उन लोगों को किसने ये बताया, ये सबसे बड़ी बात है। इतने दिन आदिवासी लोग अपने गांव में खेतीबाड़ी करते थे, गाना गाते थे, त्योहार पर्व करते थे, देवी देवता को अपनी भाषा में पूजा करते थे। उसी समय क्या होगा बोल के नहीं कहे। आदिवासी भाषा यूज करने से गांव में क्या होगा, ये प्रश्न उन लोग को आप पूछना चाहिए। और ये जो अभी जो कह रहे हैं कि आदिवासी में पढ़ाने से क्या होगा, इसका मूल कारण यही है कि हमारे जो अंग्रेज उपनिवेश समय से जो भी स्कूल चला
उसी स्कूल में वर्नाकुलर नाम का एक शब्द लगाया गया, जो कि स्थानीय भाषा को, यानी जो प्रांतीय भाषा को, प्रादेशिक भाषा को सीखने सिखाने की भाषा बनाया गया। और उसके बाद जो 3000 या 4000 भाषा हमारे देश में है, उसी भाषा को सब बिल्कुल अनदेखा किया गया, हाशिए में रखा गया। लेकिन जब भारत स्वाधीन हुआ, स्वाधीन होने के बाद भारत के संविधान में आर्टिकल 350A में और भी आदिवासी के लिए जितने भी संवैधानिक अधिकार है, उसमें उनकी भाषा और संस्कृति और परिचिति को बचा के रखने के लिए एक चर्चा है संविधान में। संविधान के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उसके ऊपर चर्चा हुई है और 2005 के राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर भी यही है। जो लोग हमारे संविधान बनाए वो भारत की लोगों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को समझकर वो बनाए थे। भारत एक बहुभाषिक देश है और क्लासरूम एक भाषिक हो जाने से क्या होगा? अगर गांव बहुभाषिक है और क्लास केवल एक भाषिक होगा और उसी भाषा को अगर बच्चे नहीं जानते हैं, तो इन दैट केस बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता नष्ट होगी, उसके बारे में पालकों का या जो पेरेंट्स को मालूम नहीं है। टीचर्स लोगों को कि इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। टीचर्स को भी एक सरकारी काम करते हुए उनको इतना गहराई से हो, एक तो संवैधानिक बात कहें या मनस्तात्विक और बौद्धिक स्तर पर बच्चों की सृजनशीलता जो मातृभाषा में होता है और द्वितीय भाषा में होना बहुत डिफिकल्ट है, कम से कम 10-12 साल लगेगा, वो उनको पता नहीं चलता है। और ये जो आदिवासी भाषा में पढ़ाने से बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है? आपने देखा होगा किस तरह से बच्चों कौन सी भाषा में अपना दुनिया को देखते हैं? बच्चों स्पेनिश में या जर्मनी में या इंग्लिश में अपनी भाषा दुनिया को देखते हैं या अपनी भाषा में दुनिया को देखते हैं? जब बच्चा हमारे गांव में या शहर में भी हो, तो भारत का बच्चा जो है, जिस परिस्थिति से वो बच्चा जन्म हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा, 4-5 साल हुआ, 6-7 साल हुआ, 10-15 साल हुआ, कौन सी भाषा में वो घर से सीखा बात? भाषा कौन सी भाषा में सीखा? वस्तु के साथ शब्द का संपर्क कौन से कैसे जुड़ाया हो? और वो जो बौद्धिकता बनता है, अपने जो समझ बनता है, हाँ, जो अर्थ मिलता है बच्चों को, समझ मिलता है जिस भाषा में, उसी समझ और अर्थ दूसरी भाषा में नहीं मिलता है। तो अगर बच्चों को एक दूसरी भाषा में बात करने के लिए हम उसको मजबूर करेंगे, उसको दो चीज नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं मिलेगा और उसको अर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कोई इंग्लिश में घर में बातचीत नहीं करते, समाज भी इंग्लिश में बातचीत नहीं करता। उल्टा हमारे भारतीय समाज में 3-4 भाषा एक आदमी जानता है और इंग्लिश में 2-4 शब्द लगा सकता है, लेकिन कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस हमारे टीचर्स लोग को पूछने से भी वो हड़बड़ा जाएंगे। भारत के प्राइमरी टीचर इंग्लिश पढ़ाने की सबसे बड़ा दिक्कत उनका है कि वो खुद इंग्लिश ठीक से नहीं जानते। ऐसे 10-20% होंगे जो अपने परिश्रम से सीखे होंगे, इसलिए इंग्लिश में सारे लोग फेल होते हैं। और बाकी जो शिक्षित लोग हैं, जिसके पास पैसा है, इंग्लिश मीडियम भेजने की हिम्मत रखते हैं, उनका भी एक भ्रम है कि इंग्लिश में पढ़ाने से हमारा बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, साहिब बनेगा। तो ये एक भ्रम है। और जो करोड़ों बच्चे जो हैं, उनका अगर बौद्धिक हत्या होता है अपने पर्यावरण से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा को, अपने विचार को रख नहीं पा रहे हैं, तो जो अपनी भाषा में अपने विचार नहीं रख पा रहा है, अपनी दुनिया की जो संसाधन है उसको समझ नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ेगा कैसे? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो चीज है, कोठारी कमीशन ने 2 बात कहा। एक तो है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय संहति, और दूसरा है सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक संहति। हमारा देश राष्ट्रीय संहति में लग गया और सारे को राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाने लगा, लेकिन सामाजिक संहति जो समाज में 3000 भाषा है, उसका संहति को गांव में तो मेंटेन होता है। सामाजिक संहति गांव में लोग मान के चलते हैं, लेकिन वो सामाजिक संहति स्कूल के साथ संहति नहीं रख पाया। तो गांव और स्कूल की जो विचार और भाषा और ज्ञान ये अलग होने के कारण
स्कूल को ऐसा एक जगह माना गया जहां की गांव के लोगों का ज्ञान और भाषा नहीं आना चाहिए। गांव के लोगों के भीतर भी एक आइडिया हुआ कि जो पढ़ने लिखने के लिए केवल जो सरकार जो भाषा कहा है उसको ही पढ़ना चाहिए, बाकी दूसरी भाषा बात भी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे राज्य में भी जो उड़िया, मराठी, गुजराती जो भी पढ़ाई स्कूल में, उसमें मास्टर लोगों को भी ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था कि बच्चों को मातृभाषा कहने की, अपनी मातृभाषा स्कूल को नहीं लाएगा। यहाँ पक्का गुजराती नहीं तो मराठी नहीं तो उड़िया बंगाली चलेगा। ये जो दृष्टिभंगी था, ये नेशनल इंटीग्रेशन लाने की दृष्टिभंगी था। और नेशनल इंटीग्रेशन ऐसा नहीं आता कि किसी दूसरे बच्चों की मातृभाषा को छोड़ के आप अगर राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा पढ़ाते हो तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुभाषिकता एक शक्ति है, ताकत है। उसी ताकत को शिक्षा नहीं समझ पाया, इसलिए ये सब हुआ। और ये बहुत हमारे यहाँ भी गुजरात में भी एक प्रयास और कुछ जिलों में हुआ कि उन भाषाओं में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन भाषाओं के लिए पूरक मटेरियल, जैसे उस किताब को जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसी किताब को मतलब कि उसको उसी भाषा में ट्रांसलेट कर दो। कुछ ऐसे वर्ड्स है वो अगर नहीं समझ में आते तो इस तरह की एक बात चली और कुछ काम भी हुआ। तो क्या आदिवासी जीवन, आदिवासी साहित्य, ये सब जो है ज्ञान परंपरा, ये सब अगर करिकुलम में नहीं आएगी तो क्या मल्टीलिंगुअल का अर्थ बना रहेगा? बच्चे जिस जगह से आते हैं उनकी अपने पर्यावरण में उनकी काफी कहानी, गीत, त्योहार, पर्व, कहानी है, गीत है, मिथोलॉजी है, किंवदंती है, ये सब है। अगर आप इंग्लैंड की कुछ 10-12 कहानी को आप गुजराती के कोई डांगी भाषा में या कोई राठवा भाषा में अनुवाद कर देने से वहां राठवा कल्चर नहीं आएगा। राठवा भाषा आ सकता है लेकिन राठवा कल्चर नहीं आएगा। और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में भाषा और संस्कृति दोनों को समान मान्यता दिया जाता है। ये नहीं है कि आप 10-12 अंग्रेजी कहानी को अनुवाद कर दो, राठवा में लिख दो, या कोई गुजराती कहानी को लिख दो फिर राठवा में कर दो, ये नहीं होगा। राठवा अपने ज्ञान को कैसे समझता है? हो सकता है कि एक जानवर को और एक चिड़िया को और एक पेड़ को राठवा समाज जो चीज, जो वैल्यूज देता है वो वैल्यू हो सकता है कि गुजराती संस्कृति में नहीं है। तो आपको देखना होगा कि उतने गंभीरता के साथ आपको देखना होगा कि संस्कृति का जो मूल्य है वो समाज के जो सामूहिक मन में किस रूप से प्रतीकित होता है, सिंबलाइज होता है। यहाँ जो टीचर्स लोग हैं वो अपनी भाषा में मतलब बहुत शर्म सा महसूस करते हैं। अगर आप स्कूल में उनसे बात करेंगे कि आप थोड़ा अपनी भाषा में बात करो तो वो शर्माएंगे। और बहुत सारी चीजें ये हुई है कि बहुत सारे एरियाज के वो जो भाषा नहीं जानते ऐसे टीचर उनको रख दिए गए हैं। तो वो तो एजुकेशन का तो पता नहीं क्या होगा। गांधी जी ग्राम स्वराज के बारे में जब कहते थे कि गांव का टीचर गांव में रहेगा और गांव में पढ़ाएगा, अब राज्य का टीचर राज्य को चारों तरफ घूम घूम कर पढ़ाएगा, तो हमारे अगर 400-500 भाषा है तो कौन सा टीचर कौन सा भाषा जानता है नहीं जानता, उसका कोई प्लानिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है। और दूसरी बात है कि पहले से जो हमारा सदियों से चला आ रहा है कि एक टीचर बनने के लिए 2 साल के 4 साल ट्रेनिंग करो, उसके बाद आके गुजराती में पढ़ाओ या उड़िया में पढ़ाओ। तो वो जो सरकार का जो ढांचा है उसी ढांचा में जो टीचर बनेगा वो लोकल लैंग्वेज को कभी भी मान्यता नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पहले से एक सरकारी निर्देश है कि तुमको राज्य की भाषा में पढ़ाना है। एक दूसरी है कि अगर टीचर बच्चों की भाषा में पढ़ाना चाहेगा तो उसको बच्चों की भाषा के सीखना पड़ेगा। बच्चों की भाषा को नहीं सीख के कोई बाल केंद्रिक नहीं हो सकता। उड़ीसा में 147 एमएलए हैं, उसमें से 36 एमएलए आदिवासी हैं। उनको हमने सर्व शिक्षा अभियान में बुलाया और उसको हमारे जो भारत का देश का जो शिक्षा व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान क्या चाहता है वो बताया। तो
30-40 साल पहले आदिवासी, दलित और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। 1993 के बाद आदिवासी शिक्षा, दलित शिक्षा, बालिका शिक्षा की बात आई, तो जब भारत सरकार खुद एक गाइडलाइन बना के संविधान को बचाने के लिए, संविधान का विचार को साकार करने के लिए जब करता है, तो ये चीज हमारे विधायकों के पास ये आइडिया नहीं था। जब हमने इनके लिए एक ओरिएंटेशन बनाया और 36 एमएलए को बुला के उनको बताया कि ये सब करना है, ये भारत के संविधान के तहत कहा गया है, और हमारे उड़ीसा राज्य में 8 लाख ऐसे आदिवासी बच्चे हैं 17 लाख से, जो कि उड़िया भाषा नहीं जानते, तो उनको समझे बात को। और आज तक देखो कि लास्ट 50 साल से जो साक्षरता की कमी हुई है, इस कारण हुआ है कि बच्चों को स्कूल की भाषा मालूम नहीं है, इसलिए उनको साक्षरता की कमी हुई है। अगर बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाओगे तो स्कूल में बच्चे आएंगे, बच्चे में एक जागरूकता बढ़ेगी, और जो पाठ उनकी मातृभाषा में किताब बना के पढ़ाया जाएगा उसको समझ पाएंगे, और समझा हुआ चीज को द्वितीय भाषा में पढ़ाने से वो आराम से सीख पाएंगे। उसी कहानी, आदिवासी कहानी आदिवासी में पहले दिया, उसके बाद हम उसको फिर उड़िया में पढ़ाए तो समझ गए। तो इस चीज को एक नेता लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। पॉलिटिकल विल नहीं होने से नेता लोग भी वो जो भारत का जो मेनस्ट्रीम कल्चर है, वो मुख्य स्रोत में जाने के लिए बच्चों को भी डाले। आदमी बड़ा होने से मुख्य स्रोत में जाने से कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये जो पहले 4-5 साल जो स्कूलिंग होता है, उसी समय तो बच्चों को अपने भाषा और संस्कृति से पढ़ाना, ये विश्व का सबसे बड़ा मनस्तात्विक सिद्धांत है, और भाषातात्विक और शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत है।